Hello everyone, myself Dara Singh Meena, TGT Social Science, Kendriya Vidyalaya Diu. This is part 2 of chapter 6 Political Parties of Political Science. Hope you enjoy the part first. So now we discuss this part 2. Please give your valuable comments so I can improve my video. So these are the objective of this video lesson. How many parties should we have? Popular participation in political parties, national political parties and state political parties. So let's start our video. How many parties should we have? You know that in a democracy any group of citizen is free to form a political party, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। डेमोक्रेसी में सभी को अपनी इच्छा के अनुसार पॉलिटिकल पार्टीज बनाने की आज़ादी दी हुई है। और वर्ल्ड के कई सारी जो डेमोक्रेसीज है वहाँ पे कई सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां हैं। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है उसके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 750 से ज़्यादा जो पार्टीज हैं वो इंडिया के अंदर है। बट क्या ये जो सारी पार्टीज हैं ये सारी की सारी गवर्नमेंट बना पाती है? नो, ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शंस, यानी कि कोई भी इतनी सारी जो पार्टीज है उसमें से कोई एक पार्टी है वो पावर में आ पाएगी। तो फिर आखिर कितनी पार्टियां होनी चाहिए ताकि जो डेमोक्रेसी है वो सही से चल सके, गवर्नमेंट सही से चल सके? तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन पार्टी सिस्टम। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम, यानी कि वहां पे ऐसे देश है जहां पे केवल एक पार्टी को गवर्नमेंट बनाने का अधिकार दिया जाता है, गवर्नमेंट चलाने का और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। तो उसको वन पार्टी सिस्टम बोलते हैं। और ये इसका एग्जांपल है चाइना। वहां पे ओनली जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसी को अलाउ किया जाता है चुनाव लड़ने के लिए और गवर्नमेंट चलाने के लिए। हालांकि वहां पे भी जो दूसरी डेमोक्रेसी की तरह जो लोग हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज बनाने की आज़ादी है, लेकिन केवल एक ही पार्टी है वो चुनाव लड़ सकती है। तो आप खुद सोच सकते हो कि अगर पार्टी है और उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है तो फिर मतलब क्या है पॉलिटिकल पार्टी बनाने का? इससे अच्छा तो बिना पॉलिटिकल पार्टी के अच्छा है। डेमोक्रेसी की जरूरत क्या है? फिर तो ऑटोक्रेसी अच्छी है। सो we cannot consider one party system as a good option because this is not a democratic option, because in a democracy people have option, उनके पास ऑप्शन होना चाहिए चूज करने के लिए। अदरवाइज फिर मतलब क्या है डेमोक्रेसी का? सो एनी डेमोक्रेसीज मस्ट allow at least two parties to complete the election and provide a fair chance for the competing parties to come to power, यानी कि एट लिस्ट दो पार्टी कम से कम होनी चाहिए, तब तो हम कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी है। नहीं तो मतलब नहीं है कोई भी डेमोक्रेसी है उसमें अगर एक ही पार्टी है। तो यहाँ पे इस कार्टून के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि कैसे एक पार्टी होने का क्या क्या नुकसान है, किस तरह से जो भी चीज़ें हैं वो पार्टी जो अपनी इच्छा के अनुसार जैसे चाहेगी वैसे कर सकती है। लोगों की इच्छाओं का ध्यान रखना नहीं रखना कोई मायने ही नहीं रखता है। आप देख सकते हो कि जैसे प्रेसिडेंसी हाउस है, सीनेट है, वो सबको अपनी जेब में रखा है। इवन जो कोर्ट है उसको भी अपने बाहों पे बिठा रखा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वन पार्टी सिस्टम है वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टू पार्टी सिस्टम। In some countries, power usually changes between two main parties. Several other parties may exist, contest elections, and win a few seats in the national legislature, but only the two main parties have a serious chance of winning majority of seats to form government. यानी कि कई सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे दो मेन पार्टीज है, उनके बीच में ट्रांसफर होती रहती है, कभी इस पार्टी की कभी उस पार्टी की, या हो सकता है कभी एक पार्टी की लगातार भी आ जाए वहां। हालांकि वहां पे भी कई सारी जो पार्टीज होती है, दूसरी पार्टियां भी होती है, लेकिन उन दो पार्टियों के ही सबसे ज्यादा चांस होते हैं जीतने के। बाकी दूसरी पार्टियों के पास न के बराबर चांस होते हैं जीतने और गवर्नमेंट बनाने के, क्योंकि इतनी सीट उनकी नहीं आ पाती है। तो
ये इसको बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके में ये जो टू पार्टी सिस्टम है वहाँ पे लागू है। तो ये जैसा कि हम कह चुके हैं कि एटलीस्ट टू पार्टी होनी चाहिए, तो इसको हम थोड़ा कह सकते हैं कि ये सही सिस्टम है। पर इसमें भी वही बात है कि एक पार्टी जीतेगी, दूसरी बार दूसरी पार्टी आ जाएगी, तो इस तरह से वो चलता ही रहेगा, कोई तीसरी पार्टी के चांस नहीं है। यानी कि वो दोनों पार्टियां अगर गलत अच्छा नहीं करेगी तो भी लोगों को चुनना ही है। नेक्स्ट देखिए, मल्टी पार्टी सिस्टम इन सेवरल पार्टीज compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or alliance with other, we call it a multi party system। यानी कि ऐसा सिस्टम जिससे में दो से अधिक पार्टियों के चुनाव जीत के और गवर्नमेंट बना पाने के चांसेस होते हैं, या तो वो अपने खुद से गवर्नमेंट बनाए या किसी दूसरी पार्टी के साथ अलायंस मिलके गवर्नमेंट बना पाए, तो इसको बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। यानी कि दो से अधिक कोई तीसरी पार्टी भी पावर में आ सकती है, चौथी पार्टी भी पावर में आ सकती है। जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में है मल्टी पार्टी सिस्टम। हालांकि यहाँ पे भी आपको पता होगा कि जो ज़्यादातर जो सीट्स है दो मेन पार्टीज की आती है और वही गवर्नमेंट चलाती है। हालांकि यहाँ पे जो दूसरी छोटी पार्टीज हैं उनका भी सपोर्टिंग रोल होता है जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो भी एक्चुअली में देखिए तो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारी जो छोटी छोटी पार्टीज है उनको मिल के गवर्नमेंट चलती है, तो उनकी स्टेबिलिटी नहीं रहती गवर्नमेंट की। कोई भी छोटे छोटे इश्यूज है उनमें दूसरी पार्टी अलग हो जाती है, बीच में सरकार गिर जाती है। तो इस तरह से ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम है इसमें ये जो अलायंस वर्ड है, अलायंस का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे देखिए, व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर अ पर्पस ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग पावर, इट इज कॉल्ड अ अलायंस और अ फ्रंट। यानी कि जब कई सारी छोटी छोटी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है तो इसको बोलते हैं अलायंस या गठबंधन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया के अंदर जो चुनाव होते हैं जनरली कोई दो मेन पार्टीज के बीच में नहीं होते, यहाँ पे अलायंस के बीच में चुनाव होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, आपने सुना होगा एनडीए और यूपीए, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो इसको हम बीजेपी भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें केवल बीजेपी नहीं है, उसके साथ और भी कई सारी पार्टीज हैं जो मिलके चुनाव लड़ती है और उसके हिसाब से वो सीट का बंटवारा करते हैं। दूसरा है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए, जिसको कांग्रेस पार्टी कह सकते हैं, उसके साथ और दूसरी कई सारी पार्टीज हैं जो मिलकर चुनाव लड़ती है। और थर्ड है लेफ्ट फ्रंट, यानी कि जो ऐसी पार्टीज जो इन दोनों जो संगठन है एनडीए और यूपीए में नहीं आते उनको थर्ड फ्रंट बोलते हैं। और आपको पता होगा कि भी ज्यादातर पिछले 15-20 साल से कंटिन्यू ये कोई एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पा रही है, ये जो एनडीए और यूपीए की सरकार आ रही है, आपने देखा होगा, तो ये एक्चुअली में अलायंस की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो हमने देखा कि जो वन पार्टी सिस्टम तो बिल्कुल सही नहीं है, टू पार्टी सिस्टम ठीक है और थ्री पार्टी सिस्टम भी थोड़ा ठीक है। बट क्या ये जो पार्टी सिस्टम है ये किस बेस पे चूज किया जाना चाहिए, तो देखते हैं। पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग दैट एनी कंट्री कैन चूज, it involves over a long time opening depending on the nature of society, its social and regional divisions, its history of politics and its system of elections। यानी कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है कोई ऐसा नहीं है कि किस कंट्री के लिए फिक्स सिस्टम है कि इस कंट्री को ये सिस्टम अपनाना चाहिए, इस कंट्री को ये सिस्टम अपनाना चाहिए। ये बहुत ही लंबी प्रोसेस है, कई सारी जो चीजें हैं वो इसमें देखी जाती है। इसमें सोसाइटी की नेचर क्या है, जो सोशल और जो रीजनल डिविजन्स कैसे हैं, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स, उन सबको देख के ये जो सिस्टम है वो बनाया जाता है। यहाँ पे ये कार्टून में दिखाया गया है कि वो बताती है कि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है, इतने सारी जो पार्टीज है उनके नाम कैसे याद रख सकते हैं। मुझे तो पार्टीज के नाम भी याद नहीं है और इतनी सारी पार्टियों के साथ अलायंस बना के उनके लीडर्स के बारे में जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो इस तरह से
these cannot be changed very quickly. Each country develop a party system that is conditions by its social circumstances. यानी कि ये हम वही बात कर रहे हैं जो पहला हमारा क्वेश्चन था कि जो पॉलिटिकल, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज वी नीड। तो ये जो पार्टी सिस्टम है ये एकदम से नहीं बनाया जाता या एकदम से इसको चेंज भी नहीं किया जा सकता। इसमें कई सारे जो कंट्रीज है वो अपने हिसाब से इस सिस्टम को डेवलप करते हैं। एक्चुअल में हम देखें तो जो कितनी पार्टी जरूरत है या कितनी पार्टियां होनी चाहिए, वो एक्चुअली में ये कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि 2 पार्टी सिस्टम भी ठीक है, थोड़ा 3 पार्टी सिस्टम है, सभी की कुछ न कुछ कमियां तो है, बट कम से कम एक पार्टी सिस्टम के अलावा और सब सिस्टम ठीक है, वो किसी भी देश को अपने हिसाब से अपनानी चाहिए। जैसे इंडिया की हम बात करें, in India has involved a multi-party system. It is because of social and geographical diversity. In such a large country is not easy absorbed by 2 or even 3 parties. यानी कि इंडिया के अंदर इतनी सारी सोशल डाइवर्सिटीज हैं, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज है कि 1 या 2 या 3 पार्टी सिस्टम में पूरी जो कंट्री है उसकी आइडियोलॉजी को जज नहीं किया जा सकता, एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए यहाँ पे ये मल्टी पार्टी सिस्टम रखा है। तो बताया भी, कहा भी है इसमें, नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्री एंड ऑल सिचुएशंस। यानी कि सभी के लिए कोई सिस्टम आइडियल नहीं कि कौन सा सिस्टम होना चाहिए। जो सिचुएशन के हिसाब से, जो वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से जो सिस्टम चल रहा है वो ठीक है, या उसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो किया जा सकता है। तो नेक्स्ट देखिए, तो ये हमारा हो गया कितनी पार्टियां हमें चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज। अक्सर हम देखते हैं कि कई सारे लोग ये कहते हैं कि प्रेजेंट में जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उनको लाइक नहीं करते, ज़्यादातर लोग पॉलिटिकल पार्टीज को लाइक नहीं कर सकते। इवन ये भी कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर द लीस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा इंस्टीट्यूशन है पॉलिटिकल पार्टी जिस पे लोग सबसे कम विश्वास करते हैं। आप सोच सकते हो कि क्या कंडीशन है। आप किसी से भी ये पूछेंगे कि कौन सी पार्टी आपको सही लगती है, क्या कितनी सही है, तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि सब पार्टियां अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी इंडिया की अगर बात करें तो ये जो सारी बातें हैं ये ठीक नहीं है, इसमें कुछ पूरी सही नहीं है, इसमें कुछ सच्चाई है और कुछ जो सच्चाई है वो हमको पता नहीं है। क्योंकि पिछले कुछ जो सालों का डेटा उठा के अगर हम देखें तो कई सारी चीज़ें देखने को इसमें मिलती है। तो उससे हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे जो लोग हैं उनका जो इंटरेस्ट है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि वो लाइक नहीं करते लेकिन फिर भी उनका इंटरेस्ट उनमें है, क्योंकि पिछले कई सालों से नंबर ऑफ पीपल ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टीज गोन अप स्टिल इन इंडिया। यानी कि किसी भी पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी तरह से द प्रोपोर्शन ऑफ दोज हु से दे फील क्लोज टू अ पॉलिटिकल पार्टी हैज गोन अप इन इंडिया इन पास्ट 3 डिकेड्स। यानी कि ऐसे लोग ज्यादा हो गए जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के ज्यादा करीब है। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे कि किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया पॉपुलर पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे देखो ये डेटा भी दिखाया गया है, इंडिया के अंदर ये ग्राफ दिखाया गया कि किस तरह से पिछले सालों में जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स हैं वो बढ़े हैं। और यहाँ पे ये दिखाया गया कि कितने लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज सही है उनके बारे में कुछ जानते हैं, उनमें इंटरेस्टेड है। तो ये सबसे ज्यादा डेटा उन्हीं का है। ठीक है, नेक्स्ट आइए नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। अब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम डेमोक्रेसी दैट फॉलो अ फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव 2 काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कि डेमोक्रेसी होगी तो उसमें जो फेडरल सिस्टम है यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी और उसके अंडर में जो स्टेट गवर्नमेंट और जो दूसरी गवर्नमेंट होती है। तो इसमें 2 तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है। एक ऐसी पार्टी होती है, देर आर सम कंट्री वाइड पार्टी विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज। ऐसी पार्टी होती है जो पूरे देश की जो गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट है, वो बनाती है, चलाती है, उसको नेशनल वाइड पार्टी कहते हैं। तो दीज पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स
every party in the country has to register with the election commission. These parties are given a unique symbol. Only the official candidate of that party can use the election symbol. यानी कि ये जो पार्टीज है अलग अलग स्टेट्स में इनकी यूनिट होती है और इलेक्शन कमीशन में इनको रजिस्टर करवाना पड़ता है और तब जाके उन इलेक्शन कमीशन इनको एक यूनिक सिंबल देता है जो केवल उसी पार्टी का कैंडिडेट है उस सिंबल का यूज करके चुनाव लड़ सकता है, जिसको आप बोलते हैं टिकट, टिकट मिलना बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्टीज है इनको रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है। यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है इनको परमिशन देता है कि कौन सी पार्टी है जो पूरे कंट्री वाइड या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगी। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? द इलेक्शन कमीशन हैज लेड डाउन डिटेल्स क्राइटेरिया ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स दैट अ पार्टी मस्ट गेट इन ऑर्डर टू बी अ रिकॉग्नाइज पार्टी। यानी कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है कि इतनी सीट्स और इतने वोट अगर किसी पार्टी को मिलते हैं तो उसको रिकॉग्नाइज पार्टी डिक्लेयर किया जाएगा, स्टेट पार्टी या सेंट्रल पार्टी। नेक्स्ट देखिए, तो नेशनल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया है। फर्स्ट हम देखते हैं, अ पार्टी दैट सिक्योर्ड एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा इज रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी। यानी कि कोई भी पार्टी है उसको 6% लोकसभा इलेक्शन में टोटल 6% वोट मिले या असेंबली इलेक्शन में किसी भी 4 स्टेट में 6% वोट मिले और कम से कम 4 सीटें उनकी लोकसभा के अंदर होनी चाहिए तो उनको नेशनल पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन दे देता है। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस भी हैं, यानी कि ये एक जो क्राइटेरिया अगर फॉलो करती है तो वो नेशनल पार्टी है। इसके अलावा और दूसरी चीज कंडीशंस भी अगर वो भी फॉलो कर लेती है तो भी उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। जैसे पार्टी गेट्स रिकॉग्नाइज एज स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट, यानी कि 4 स्टेट में कोई भी पार्टी है उसको रिकॉग्नाइज पार्टी का दर्जा अगर दिया गया है तो वो भी उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। इसी तरह से पार्टी विन 2% सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि टोटल सीट्स है उनकी 2% सीट्स, यानी कि जो 2011 के हिसाब से 11 सीट होती है। अगर 11 सीट कोई भी पार्टी लोकसभा में जीती है तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है। तो अभी 2006 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उस टाइम 6 पॉलिटिकल पार्टीज थी और अभी प्रेजेंट में 2 और नई पार्टीज इसमें जुड़ गए, तो अभी प्रेजेंट में 8 पॉलिटिकल पार्टीज है जिनको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। तो ये आपको पता होगा कि ये ऊपर का जो क्राइटेरिया है ये फॉलो किया है इन पार्टीज ने, तो उनको नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का दर्जा मिल गया। वो है तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी। तो नेक्स्ट देखिए, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया, इंडिया की जो इंपोर्टेंट नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी हम बात कर लेते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड की जो सबसे पुरानी पार्टीज है उनमें से एक है कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था ब्रिटिश, जिसने इसकी स्थापना की थी। और हमारा जो नेशनल मूवमेंट चला था, फ्रीडम मूवमेंट चला था, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था जो कांग्रेस पार्टी थी। उसने बाद में जब देश आज़ाद हो गया था उसके टाइम भी काफ़ी समय तक यानी कि 1977 तक तो केवल जो कांग्रेस पार्टी थी उसी का रूल कंटिन्यू चला था। उसके बाद हालांकि इसका जो सपोर्ट है थोड़ा कम हुआ, लोगों ने कम सपोर्ट करने लगे, लेकिन फिर भी अभी प्रेजेंट में बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे इसकी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन है जहाँ पे ये डिसाइडिंग रोल प्ले करती है। और तो इसमें देखिए इसकी जो मेन आइडियोलॉजी है ये सेंट्रिस्ट पार्टी है, जो न तो नाइदर राइटिस्ट और नॉर लेफ्टिस्ट। इन हिज आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन द पार्टी एस्पोसेस सेकुलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड
माइनॉरिटीज, यानी कि स्पेशली जो सेकुलरिज्म और जो माइनॉरिटीज है, वीकर सेक्शन है, गरीब है, उनके लिए काम करती है। और अक्सर लोग कहते भी है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो गरीब लोगों की पार्टी है। और इसका जो सिंबल है, हाथ का सिंबल है। नेक्स्ट देखिए, दूसरी जो महत्वपूर्ण पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आपको पता होगा कि 1977 तक तो केवल कांग्रेस पार्टी थी, उसके अलावा कोई दूसरी पार्टी को इतना सपोर्ट मिल ही नहीं पा रहा था। तो 1980 में 1980 में एक जो नई पार्टी बनी भारतीय जनसंघ के नाम से, और जिसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने भारतीय जनसंघ के नाम से ये पार्टी की स्थापना की, जिसको भी वर्तमान में हम बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। और उसका जो सिंबल है कमल का फूल है। ठीक है, तो इसकी जो मेन आइडियोलॉजी है बीजेपी की, वो रही है वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज। कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व इज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स इन इट्स कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनलहुड एंड पॉलिटिक्स। यानी कि इसका शुरुआत से ही जो हमारी प्राचीन कल्चर है, सभ्यता, संस्कृति, उसमें विश्वास करती है। जो मेनली जो हिंदुइज्म जो हमारी प्राचीन संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, उसको बहुत इम्पोर्टेंस इसमें दिया गया है। इनका मेन इसलिए लोग कहते भी कि जो बीजेपी है वो हिंदुओं की पार्टी है। नेक्स्ट, तो इसके अलावा इसमें कई सारी जो चीज़ें हैं वो ये करना चाहती है, और होप दैट फ्यूचर में ये कर भी पाए। जैसे वांट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन्स। यानी कि सभी लोगों के लिए एक यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना, और जाति धर्म से ऊपर उठ के किसी को भी ये जो रिलीजियस कन्वर्जन होता है उसको रोकना, इसका मेन उद्देश्य है। इट सपोर्ट्स बेस इंक्रीज सब्सटेंसिबिलिटी इन द 1990, यानी कि 1990 के बाद में इसको कुछ इसका जो सपोर्ट है लगातार बढ़ता गया। और अभी आपको पता होगा कि पिछले 7-8 साल में बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट इसको मिला है, और 2014 से भी प्रेजेंट में ये पावर में है। अभी प्रेजेंट में इसके जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, इसके अध्यक्ष हैं बीजेपी के। नेक्स्ट देखिए, बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी, जो 1984 में माननीय कांसीराम जी के द्वारा ये बनाई गई थी पार्टी। और इसका जो मेन मोटिव्स है, सीक्स टू रिप्रेजेंट a secure power for the बहुजन समाज which include the दलित, आदिवासी, ओबीसी एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। यानी कि जो बहुजन समाज है इसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटी आती है, उनके लिए काम करना, उनके उत्थान के लिए काम करना। और उसका जो मेन आइडियाज है वो भी जो दलित उद्धारक जो नेता थे साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी नेकर, बाबा साहब अम्बेडकर, उनके ऊपर उनके आइडियाज पे बेस पे ये पार्टी है, जो जनरली कहते हैं कि ये जो दलित आदिवासियों की पार्टी है। ठीक है, तो ये तीसरी बड़ी नेशनल पार्टीज है, जो इनकी अध्यक्ष है मायावती जी है। और वर्तमान में यूपी और राजस्थान वगैरह, मध्य प्रदेश, वहाँ पे इसकी बहुत ही अच्छी पोजीशन है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो 1964 में बनी थी। इससे पहले पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसी में से ये अलग हुई है। जो सीपीआई से सीपीआईएम ये बन गई, 1964 में ये बनी थी। और इस जो मार्क्सिज्म और जो लेनिन है उसकी विचारधारा में विश्वास करते हैं। स्पेशली इनकी आइडियोलॉजी है सपोर्ट सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोज इंपेरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म, एक्सेप्ट democratic elections as a useful and helpful means for securing the objective of social economic justice in India। यानी कि इनका मेन मोटिव है सोशल इकोनॉमिक जस्टिस है वो स्टेब्लिश करना। प्रेजेंट में वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा में इसको बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है। स्पेशली जो पुअर फैक्ट्री वर्कर्स है, फार्मर्स है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, वहाँ पे ये जो पार्टी है उसने अपनी उपस्थिति अच्छी दर्ज करवाई है। तो ये सीपीआईएम होगी। नेक्स्ट देखिए, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो 1925 में
बनी थी, और ये भी वही मार्क्सवाद और लेनिनवाद में विश्वास करती है, और सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी इनका मेन मोटिव है। ठीक है, और इसका भी जो मेन वर्क्स है, असेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज ए मीन ऑफ प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास फार्मर्स एंड पुअर्स, यानी कि जो वर्किंग क्लास है उनका रिप्रेजेंट करना पार्लियामेंट में, ये इनका मेन मोटिव है। नेक्स्ट देखिए 6, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी, जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है शरद पवार, जो 1999 में बनाई गई थी। ये कांग्रेस से ही अलग हुई थी, कांग्रेस का ही एक पार्ट है। इसका जो मेन मोटिव्स है, espouse democracy, Gandhian secularism, equality, social justice and federalism. Wants that high officers in government be confined to natural born citizen of country. तो इस तरह से ये चाहते हैं कि जो ऊंची पदों वाले जो ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट में, कन्फाइंड टू नेचुरल बोर्न सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, उनके लिए जो यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए काम करें। नेक्स्ट तो इसमें ये जो एनसीपी है मेजर पार्टी के रूप में है महाराष्ट्र में, मेघालय में, मणिपुर और आसाम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी के रूप में ये उभरी है। और घड़ी जो इसका सिंबल है चुनाव चिन्ह है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दो ऐसी पार्टियां की जो पहले नेशनल पार्टीज नहीं थी, रिसेंटली ये नेशनल पार्टीज बनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसको टीएमसी भी बोलते हैं या एआईटीसी, जो ये भी पहले कांग्रेस पार्टी में से ही अलग हुई है। इसकी जो लीडर है ममता बनर्जी, जो प्रेजेंट में वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर भी है। और इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए एक जो सिंबल दिया आप देख रहे हो, ये घास फूल, जोरा घास फूल, ये इसका सिंबल है। और ये अभी रिसेंटली 2 सितंबर 2016 में इलेक्शन कमीशन ने इसको रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा इसको दिया गया। और ये ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में ये स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा इसको मिला हुआ है। और पिछले कई सालों से वहाँ पे ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसकी रही है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट इसको मिला हुआ है। नेक्स्ट देखिए 8, नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, ये नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी है जो इट्स इन्फ्लुएंस इन मोस्टली कंसंट्रेट इन स्टेट्स ऑफ मेघालय, स्पेशली मेघालय में इसका जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा है। इसका जो सिंबल है वो बुक है। और पीए संगमा जो इसके फाउंडर थे, जुलाई 2012 में इसकी स्थापना की थी। और ये बहुत ही सबसे लास्ट में अभी 7 जून 2019 को इसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा इसको दिया गया है। और ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनकी जो फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है जिसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। ठीक है, तो ये हमारी होगी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट पार्टीज, यानी कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा भी कई सारी जो पार्टीज है जो नेशनल लेवल पे तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है, लेकिन जो अलग अलग स्टेट है वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट उनको मिलता है। तो इनको जो नेशनल पार्टी जिनको लोकल लेवल पे जो सपोर्ट मिलता है या जो लोकल लेवल पे अच्छा कर रही है उनको स्टेट पार्टीज का दर्जा दिया गया है। इनको दीज आर कॉमनली रेफर टू एज अ रीजनल पार्टीज, इनको रीजनल पार्टीज भी कहा जाता है। yet these parties need not be regional in their ideology or outlook. Some of these parties are all India parties that happens to have succeeded only in some states. यानी कि हालांकि कई सारी पार्टीज है वो ऑल इंडिया लेवल की पार्टी बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ स्टेट्स में इनको सक्सेस मिली है। तो ये जो स्टेट पार्टीज है उसमें कई सारी पार्टीज है जो बहुत ही उनकी दमदार प्रदर्शन उनका उन स्टेट में रहा है, जैसे समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। ये जो नेशनल लेवल की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी कई सारे स्टेट्स में इनके यूनिट्स है, लेकिन कुछ स्टेट्स में ही इनको सफलता मिली है। तो नेक्स्ट देखिए, नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर ऑन इट्स ओन अ
मेजोरिटी इन लोकसभा, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, इंडिया के कंडीशन को देखते हुए किसी भी एक पार्टी को अपने दम पे वहां पे सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए एज अ रिजल्ट द नेशनल पार्टीज आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस विद स्टेट पार्टीज, और उनको फिर ये जो स्टेट पार्टीज है उनकी जरूरत पड़ती है और उनके साथ ये अलायंस बनाती है और सरकार चलाती है। तो दिस हैज कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। और एक तरह से ये अच्छी बात भी है, यानी कि जो नेशनल लेवल की पार्टीज है वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके सपोर्ट से सरकार चलाती है, तो वो उनका भी ध्यान रखेगी। ये एक तरह से कहे कि जो फेडरलिज्म है और जो डेमोक्रेसी है उसको एक तरह से और मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये अच्छा ही है जो नेशनल पार्टीज है लोकल पार्टीज के हिसाब साथ मिलके चुनाव लड़ती है, क्योंकि लोकल पार्टीज है वो स्टेट के बारे में ज़्यादा जानती है, तो वो स्टेट के बारे की जो ज़रूरतें है, वहाँ के जो लोग हैं उनको क्या चाहिए, वो सब नेशनल लेवल पे वो अपनी बात रख सकते हैं, उनकी डिमांड से उनको रख सकती है। स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज का दर्जा देने के लिए भी या स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज करने के लिए भी जो इलेक्शन कमीशन है उसने कुछ क्राइटेरिया बनाया गया। तो उसमें देखिए सबसे पहला, अ पार्टी शुड सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स इन स्टेट असेंबली जनरल इलेक्शन, यानी कि स्टेट असेंबली के जो जनरल इलेक्शन है वहां पे अगर 2 सीट्स वो जीती है और 6% वोट उनको मिलता है तो उसको स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो ये एक क्राइटेरिया अगर फॉलो करती है तो वो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। उसके अलावा दूसरे क्राइटेरिया भी है, इनमें से भी अगर ये फॉलो कर लेती है तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। जैसे अ पार्टी शुड सिक्योर एटलीस्ट 6% वैलिड वोट्स पोल एंड विन एटलीस्ट 1 सीट इन अ लोकसभा जनरल इलेक्शन, जनरल लोकसभा में 1 सीट जीते और 6% वोट अगर उसको मिले तो भी वो स्टेट पार्टी बन सकती है। इसी तरह से अ पार्टी शुड विन मिनिमम 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स और अ मिनिमम ऑफ 3 सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में 3 सीट और कम से कम 3% वोट अगर उसको मिलते हैं तो वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, ये मैप दिया हुआ है, इसमें जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो उनके बारे में बताया गया। तो आपको पता होगा कि कई सारे जो स्टेट्स है उनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट उनकी पोजीशन है। तो अभी हम रिसेंटली हम बात करें तो आपको पता होगा कि जो दिल्ली के अंदर है अभी जो आम आदमी पार्टी है वो स्टेट पार्टी का दर्जा उसको मिल गया है। यूपी के अंदर जो समाजवादी पार्टी है वो भी स्टेट पार्टी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल उसका रहता है वहाँ की डेमोक्रेसी में। इसी तरह से कुछ स्टेट्स है जैसे झारखंड वगैरह, तो वहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल वहाँ की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज है। बिहार की हम बात करें तो आरजेडी जिसको राजद भी बोलते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी, और एलजेपी, लोजपा और भी कई सारी है जैसे जनता दल एस। इसी तरह से जो साउथ के स्टेट्स की हम बात करें तो वहाँ पे तो जो अक्सर जो पॉलिटिकल लोकल पॉलिटिकल पार्टीज है उनका ही दबदबा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर है, ये सेकेंड वीडियो है, ये हमारा कंप्लीट होता है। तो इसमें कुछ जो असाइनमेंट्स हैं वो आप सबको करने हैं। तो पहला है व्हाट इज मल्टी पार्टी सिस्टम, गिव एन एग्जाम्पल। मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल देना है, ये क्या है इसकी डेफिनेशन लिखना है। हाउ मेनी पार्टीज आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी एंड वाई, कितनी पार्टियां जरूरी है और क्यों। इनकी ये कुछ फुल फॉर्म्स है, ये आपको लिखनी है। नेक्स्ट, व्हाट आर क्राइटेरिया डिसाइडेड बाय इलेक्शन कमीशन टू रिकॉग्नाइज एनी पार्टी एज ए नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया बनाया है इलेक्शन कमीशन ने। और लास्ट, विच पार्टी रिकॉग्नाइज एज अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड व्हाट रोल प्लेड बाय देम इन अ डेमोक्रेसी। सो hope that you enjoy this video. So
Thank you for watching this video. Please like and subscribe the channel so you can watch next part of this chapter, and most important, give your valuable comments so I can improve. Okay, thank you.